जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। कई बच्चों कमेंट आ रहा था कि कर सर क्लास 9th का विषय हिंदी का पेपर लेकर आइए। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम कक्षा 9वीं का विषय कौन सा है, तो विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि 5 फरवरी को A to Z आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो प्यारे छात्रों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 फरवरी का जो कि आपका पेपर होने वाला है, विषय हिंदी का, और क्लास कौन सा है, तो क्लास 9th का A to Z यही पेपर देखने को मिलेगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन दिया है, कितने कितना है 23, और मैक्सिमम जो आपका मार्क्स यानी पूर्णांक जो आपका दिया है 75 का है। और समय आपका जो प्यारे छात्रों, समय आपका कितने का है, 3 घंटे का है। तो प्यारे छात्रों, चलिए हम चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले आपको ऊपर दिया रहता है निर्देश। तो प्यारे छात्रों, आपको अपना फटाफट निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपसे क्या पूछा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों का आंसर अब मैं आपको बता देता हूं, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, या फटाफट आप याद भी करते जाइएगा, क्योंकि 5 फरवरी को A to Z यही क्वेश्चन यही पेपर देखने को मिलेगा प्यारे छात्रों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं। आपसे पूछा है कि सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, प्रेम मार्गी शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, ऑप्शन बा हो जाएगा, यानी कृष्ण भक्ति। ये हमारा ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। आपसे पूछा है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं जायसी, बा में है कबीरदास, सा में है मीराबाई और दा में है रस खान। तो इसका प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दा यानी रस खान हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं समास, संधि, व्यंजन, स्वर। तो हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधि हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। आपसे पूछता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है रीतिकाल, वर्तमान काल, वीरगाथा काल और भक्ति काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन द हो जाएगा, यानी भक्ति काल हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, परंतु बार बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां अलंकार होगा। आ में है श्लेष, और वा में है उपमा, और सा में है यमक, और दा में है रूपक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। ऑप्शन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है डांटे, और वा में है तिड्री, सा में है भीटे, और दा में है थोइला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों डांटे हो जाएगा। इन तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है, डांटे, यानी ऑप्शन आ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 2 में क्या पूछा आपसे प्यारे छात्रों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। तो चलिए हम फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं, और फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पहला है महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण हो जाएगा, पहले का हमारा उत्तर हो जाएगा समग्र। इसके बाद अगला है दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, तो पात्र, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श पात्र भी होते हैं, पहले दूसरे का हमारा उत्तर हो जाएगा पात्र। इसके बाद मातृक छंद का उदाहरण है, तो मातृक छंद का उदाहरण दोहा है, हो जाएगा हमारा दोहा। इसके बाद अगला है कि अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के भावात्मक के रूप से है। अगला का हमारा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा भावात्मक हो जाएगा। और पांचवा हमारा है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और संस्कृत भाषा के जनककार थे। तो हमारा इसका अगला का हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हो जाएगा संस्कृत, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में गधे का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है गया। तो अगले का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6वें का हो जाएगा गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ साथ
साथ याद भी करते जाइएगा, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपसे पूछा है कि सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो चलिए हम फटाफट सही जोड़ी बना लेते हैं। पहला हमारा इंद्र का पर्यायवाची, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा प्यारे छात्रों सुरपति हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची। इसके बाद अगला है प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र के फटे जूते में हो जाएगा हमारा ऑप्शन ग, दूसरे का हो जाएगा हरिशंकर परसाई हो जाएगा। इसके बाद लेखक की नज़र अटक गई। इसके बाद तीसरे का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, तीसरे का सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का हमारा हो जाएगा मूर्ख बनाना। इसके बाद पांचवें का हमारा हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि, ऑप्शन का हो जाएगा। इसके बाद छठवें का हमारा हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ का हड्डी हमारा क्या हो जाएगा राहुल संस्कृतायन हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन हमारा छठवें का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपसे पूछा है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है, उत्तर देना। चलिए फटाफट इन क्वेश्चनों का आपको हम उत्तर बता देते हैं। पहला है लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, अपनी पत्नी के साथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी पत्नी के साथ। यानी लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों अपनी पत्नी के साथ। इसके बाद दूसरा है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है, तो हिंदी का उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद हो जाएगा। इसके बाद अगला है चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार है, तो चरण सरोज पखारन लागे में कौन सा अलंकार, आपसे पूछा कि कौन सा अलंकार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों अनुप्रास अलंकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मंदिर मस्जिद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मनुष्य जो है ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदिर और मस्जिद में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है कि बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है। आपसे पूछा है कि बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, यानी आपसे अलंकार पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। इसके बाद अगला है टीला खड़ा होना, यानी मुहावरे का अर्थ है यानी कठिन कार्य। टीला खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कठिन कार्य, इसका हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। यानी प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा है कि सत्य असत्य आपको चयन करके लिखना है। तो पहला है राम स्वरूप की पत्नी का नाम प्रेमा था, ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। पहले का हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा है मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो हाँ मोटाई में ई प्रत्यय है, तो हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है अड़ियल शब्द का अर्थ हठी है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वें में आपसे क्या पूछा है कि छंद को पढ़ने का प्रवाह गति कहलाता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, तो हाँ राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं, ये नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। आपसे पूछा है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा जाता है। इसका अथवा है कि अरहर और सहनाई खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। पहले का प्रश्न क्रमांक 6 का जो हमारा उत्तर है प्यारे छात्रों हो जाएगा कवियों ने हथकड़ियों की तुलना गहनों से की है, क्योंकि भले ही यह कवि के लिए हथकड़ी है परंतु यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई पराधीनता है। यह ब्रिटिश राज का प्रतीक है जो अंग्रेजों द्वारा पहनाया गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवे का हमारा उत्तर है अरहर और सहनाई खेत के कवि को सोने की किंकड़ियों यानी करधनी के समान प्रतीत होते हैं, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे क्या पूछा है कि कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। आपसे पूछा है कि कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 आपसे विशेषताएं पूछा है। इसका अथवा है कि कवि रस खान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम आपसे पूछा है। इसका अथवा है कि दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो हमारा उत्तर है प्यारे छात्रों फटाफट आप देख लीजिए। कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। कबीरदास के भाव सौंदर्य में कबीरदास के काव्य में सरलता, भावनाओं का अभिव्यक्ति, सामाजिक संदेह और भक्ति के भाव हैं। दूसरा है कबीरदास के शब्दों के पीछे की शिक्षाओं को उनकी मिठास या ताजगी खोए बिना चुपचाप लेकिन प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवे का उत्तर है रस खान
कवि के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं आपसे पूछा है। तो रसखान की भाषा सरल और सुबोध थी, रसखान की भाषा में स्वाभाविकता थी और रसखान की रचनाओं में भक्ति भाव से पूर्ण पद थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का जो हमारा उत्तर है, काव्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। इसके दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 का जो हमारा उत्तर है, दोहा छंद। दोहा छंद की आपसे क्या पूछा, परिभाषा पूछा है और उसका उदाहरण पूछा है। तो दोहा अर्थ सममात्रिक छंद है। दोहा क्या होता है, दोहा जो है अर्थ सममात्रिक छंद है। यह सोठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, उसे दोहा छंद होता है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा उदाहरण हो गया। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। उत्प्रेक्षा अलंकार की आपसे परिभाषा पूछा, उसका उदाहरण भी आपको लिखना है। इसके बाद उसका अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में आपसे कोई दो अंतर पूछा है। प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो रचनाएं लिखिए। उसका अथवा है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के आपसे नाम पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित आपको क्या करना है, तो लिखना है। तो चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। प्रश्न नंबर 9 का जो हमारा उत्तर है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण आपसे जो पूछा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो जिस अलंकार में उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु प्रिय दवानन की ज्वाल। उत्प्रेक्षा अलंकार के जो उदाहरण है, प्रकार है, तो आप देख लीजिए, वस्तु प्रेक्षा अलंकार और हेतु प्रेक्षा अलंकार और फलोत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये आपके जो क्या हो गए, प्रकार हो गए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर 9 का जो अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में जो आपसे अंतर पूछा, तो फटाफट आप देख लीजिए। तो महाकाव्य जो होता है संपूर्ण जीवन के दर्शन वर्णित होता है। महाकाव्य में जो संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है और खंड काव्य में जीवन का एक पक्ष या एक घटना वर्णित होती है। महाकाव्य नाटक इतिहास प्रसिद्ध धीरोदत्त होता है और खंड काव्य नायक साधारण होता है। महाकाव्य में आकार बड़ा होता है, खंड काव्य आकार में सीमित होता है। महाकाव्य जो होता है मात्रा अधिक होती है, खंड काव्य में मात्रा कम होती है। इसके बाद महाकाव्य में जो 8 सर्ग होते हैं, खंड काव्य में सर्ग संख्या 8 से कम भी हो सकती है। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर है, कवि तुलसीदास, इनकी रचनाएं रामचरितमानस हो गया, सूरदास यानी भ्रमर गीत सार और कबीरदास का बीजक हो गया, मालिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत हो गया। तो ये रहा हमारा उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 का अथवा है, काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। रस की आपसे क्या पूछा था, परिभाषा पूछा था। तो काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है, अर्थात काव्य उपन्यास कहानी नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती या आनंद होती है, उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस के प्रमुख 4 अंग हैं, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव और विभाव। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा प्यारे छात्रों, और आप याद भी करते जाइएगा, क्योंकि 5 फरवरी का यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा और संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में देख लीजिए, आपसे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पूछा है और उसका अथवा है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम आपसे पूछा है। प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपसे पूछा है और एकांकी की 2 विशेषताएं। तो फटाफट चलिए हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 11 का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो फटाफट प्यारे छात्रों देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। अनुप्रास शब्द अनुप्रास शब्दों से के जोड़ने से बना। अनु का मतलब होता है बार बार तथा प्रास का मतलब होता है वर्ण। अतः जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, चंद रंजन मंचन धनुज मनुज रूप सूर भूप और विश्व बदर इव धूत उदर जोहत सुहत सूप। ये इसका जो हो गया प्यारे छात्रों उदाहरण हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, मात्रिक छंद की परिभाषा आपसे पूछा था और मात्रिक छंद के प्रकार आपसे पूछा है। तो जिन छंदों में मात्राओं की
मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है, वह उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद के जो प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये मात्रिक छंद के क्या हो गए? प्रकार हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए प्यारे छात्रों, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम आपसे पूछा है। प्रश्न नंबर 13 में है क्या तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं, उसका अथवा है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 12 का जो उत्तर है प्यारे छात्रों। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये आपके हिंदी गद्य के प्रमुख विधाएं हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का जो अथवा है कि एकांकी की 2 विशेषताएं आपसे पूछे हैं। तो एकांकी एक लघु नाटक होता है और एकांकी में एक ही अंग होता है। ये एकांकी की 2 आप क्या हो गए? 2 विशेषताएं हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 का उत्तर जो रहा ये रहा, तिब्बत के लोग चाय का प्याला और हथियार साथ लेकर घूमते थे। ये प्रश्न नंबर 13 का जो हो गया आपका उत्तर हो गया, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको ये रहा आपका उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 का जो अथवा है निपात, आपसे निपात पूछा है। तो निपात किसे कहते हैं? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निपात। निपात यानी अवधारक कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल ही, मत, मात्र आदि। ये आपके जो हो गए उदाहरण हो गए, यानी जैसे यानी उदाहरण भी आप मान सकते हैं। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप अपनी नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 14, आप देख लीजिए। हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली एवं आपसे विशेषताएं लिखिए, आपसे विशेषताएं पूछा है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। लेखक मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? आप इसका अथवा है, अथवा देख लीजिए। मुहावरे एवं लोकोक्ति में आपसे जो अंतर पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिए। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। गदगद होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। हरिशंकर परसाई की भाषा शैली की विशेषताएं जो आपसे पूछा है, प्रश्न नंबर 14 का ये हमारा उत्तर रहा। हरिशंकर परसाई सरल भाषा के पक्षपाती थे, और दूसरा है उनके वाक्य छोटे छोटे और व्यंग्य प्रधान थे। तीसरा है उन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। और पाँचवा है वे भाषा के मर्मज थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 का जो अथवा है महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं आपसे पूछा है। तो फटाफट आप देख लीजिए। महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं में शुद्ध खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में व्यवहारिक शुद्धता, सरलता, सरसता और धारा प्रवाह का गुण है। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न नंबर 15 का जो उत्तर है फटाफट आप देख लीजिए। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे इसलिए प्रभावित थे क्योंकि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पारदर्शिनी औरत थी। उनके पति शर्त के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए चले गए थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 का जो अथवा है प्यारे छात्र, लोकोक्ति और मुहावरे में जो आपसे अंतर पूछा है। तो लोकोक्ति वाक्यांश होता है और मुहावरा जो होता है मुहावरा जो होता है वाक्यांश होता है, लोकोक्ति पूर्ण होती है। मुहावरा किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है, और लोकोक्ति को अपना भाव प्रकट करने के लिए वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। मुहावरा पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता है, लोकोक्ति जो होता है तो हमारा पूर्ण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। तो फटाफट आप अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 का जो अथवा है, सलीम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, लिखिए, आपसे पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। क्या पूछ संधि और समास में आपसे अंतर पूछा है, और इसका अथवा है काजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, आपसे ये पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपसे भावार्थ आपको क्या करना है? भावार्थ लिखना है प्यारे छात्रों, जो कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। संदर्भ में आपका 1 नंबर, प्रसंग में 1 नंबर और भावार्थ में आपका जो कि है 1-1 नंबर आपको मिलेगा। चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। प्रश्न नंबर 16 का जो हमारा उत्तर है प्यारे छात्रों, अपने बचपन के दिनों में सलीम अली ने अपनी एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया नामक चिड़िया को घायल कर जमीन पर गिरा दिया था। घायल गौरैया की दयनीय दशा देखकर उनको बहुत दुख हुआ और कभी ऐसा ना करो कि करने का निश्चय किया। इस घटना के बाद वे पक्षियां ही सेवा और खोज में लग गए। अतः इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दशा बदल दिया और उन्होंने पक्षी प्रेमी बना। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न नंबर 17 का जो हमारा उत्तर है, संधि और समास में अंतर क्या है? संधि और समास में अंतर तो आप देख लीजिए।
संधि जो होता है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है और समास में जो होता है दो पदों का योग होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार की संभावना रहती है, समास में दो पदों के मेल से उनके बीच का संयोजक शब्द ही लुप्त होता है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 17 का प्यारे छात्रों उत्तर रहा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का जो 8वें का हमारा उत्तर है प्यारे छात्रों, फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 में ये हमारा संदर्भ रहा प्यारे छात्रों। ये संदर्भ प्रस्तुत काव्यांश शब्द कबीरदास जी की रचनाओं से लिया गया है। कबीरदास जी ने अपने दोहा के माध्यम से भक्ति प्रेमी और समाज सुधारक के संदेश दिए हैं। ये प्रश्न क्रमांक 18 का प्यारे छात्रों मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपसे व्याख्या पूछा है तो फटाफट आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा कि यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपसे यातायात के नियमों पर एक अनुच्छेद पूछा है। इसका उसका अथवा कक्षा में अपनी प्रिय मित्र से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखिए। आपसे क्या पूछा है, पढ़ाई से संबंधित संवाद पूछा है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है प्यारे छात्रों। फटाफट ये व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 का क्वेश्चन देख लीजिए आप फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो हमारा उत्तर है प्यारे छात्रों, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ फटाफट और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी परिवहन के जितने भी साधन हैं वे सब यातायात के काम आते हैं। यातायात सरल, सुगम और दुर्घटना सहित हो, इसके लिए सभी प्रकार के वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि यात्रा में परेशानी नहीं हो। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए प्यारे छात्र। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर, यानी जो एक आपका गद्यांश दिया हुआ है, इनका जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है तो इन क्वेश्चनों का उत्तर जो है इस गद्यांश में से ही ढूंढ के आपको फटाफट आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए प्यारे छात्रों। प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे क्या पूछा है कि शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से आपको क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसका अथवा है कि अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, आपको पत्र लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 में देख लीजिए क्या कहता है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है, जो कि आपका 4 नंबर का प्रश्न यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, दूसरा में कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, तीसरा है प्रेम मेरा प्रिय खेल और चौथा है दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा उत्तर है फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर रहा आप देख लीजिए फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 में विद्यार्थी जीवन का महत्व जो है आपसे पूछा है निबंध में, तो पहला है प्रस्तावना। विद्यार्थी किसी राष्ट्र विशेष का अक्षय कोष होते हैं, फटाफट आप देख लीजिए प्रस्तावना रहा। इसके बाद दूसरा आप देख लीजिए अनुशासन का महत्व रहा और तीसरा देख लीजिए अनुशासन की जड़ें। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं अनुशासन की जड़ें, ये रहा हमारा। इसके बाद चौथा रहा विद्यार्थी से आशाएं और पांचवा उपसंहार। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।